बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अरकान मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्क़े असम्बली मलकपेट से दोबारा जनाब अहमद बलाला साहब को यहाँ से अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि 7 दिसंबर के दिन असम्बली इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक लंबा अवामी खिदमात का रिकॉर्ड है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र के 60 साल को मुकम्मल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुरपेश वादियों से अपना सफ़र तय किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम क़ायदीन को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, झूठे इल्ज़ामात की बौछार का सामना करना पड़ा, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी खिदमात का रिकॉर्ड रखती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तालीम के मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वो काम किया जो शायद ही कोई सियासी जमात ने किया होगा। आज आप देखते हैं कि पिछले 4 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मजलिस ने अपनी तरफ से जितने भी गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस हैं, 4 साल में मजलिस ने 40,000 गरीब बच्चे और बच्चियों को स्कूल बैग मुफ्त में दिए। उसमें 6 लॉन्गबो के कंपास बॉक्स हैं। 4 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, अगर मेरा हाफिज़ा सही है, तो करीब 3,000 के ऊपर बच्चे और बच्चियों के SSC के इम्तिहान की फ़ीस दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4 साल में SSC के इम्तिहान लिखने वाले बच्चे और बच्चियों में करीब पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में मिलाकर कम से कम 20-25 हज़ार ऑल इन वन गाइड छाप कर हमने दिए। ये बुनियादी काम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और फिर आपने जनाब अहमद बलाला साहब बहैसियत रुकन असम्बली ने बहुत से काम अंजाम दिए, तरक्याती काम अंजाम दिए, उसका भी रिकॉर्ड आपके सामने है। गैस की स्कीम का, सालार गैस की स्कीम का आगाज़ जनाब अहमद बलाला साहब ने किया। अभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ख़वातीन को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि वो घर में बैठकर कपड़े सीकर कुछ कमा सकें, उसका भी स्विंग सेंटर्स का इंतज़ाम अहमद बलाला ने किया। तो मेरे भाई, हर शोबेजात में ज़िंदगी के हर उस जगह पर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पाएंगे। ये इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिदमत का एक अजीम रिकॉर्ड रखती है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि 4.5 साल में हल्क़े असम्बली मलकपेट हो या साउथ जोन का इलाक़ा हो या शहर हैदराबाद हो या तेलंगाना हो, इन 4.5 साल के अरसे में अल्लाह के फजल व करम से कहीं पर भी कोई फ़िरक़ाना फ़साद नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेबाक नुमाइंदगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वजूद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और अरकान असम्बली की मौजूदगी ने उन तमाम शैतानी ताकतों के अज़ाइम को रोका। ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अज़ीम खिदमात है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने 60 साल का सियासी सफ़र तय किया और बार बार मजलिस ने इस बात को आपके सामने रखा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में अगर मज़लूम अवाम ये चाहती है कि उसकी एक आवाज़ हो,
हिंदुस्तान की जमहूरियत में अगर आप चाहते हैं कि आपकी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बुनियादी मसाइल हल हों, अगर आप ये चाहते हैं कि तालीम के मसाइल हल हों, मजलिस ने हमेशा आपके दरमियान में आकर कहा कि अपने वोटों से मुत्तहिद होकर अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। यही बात है, आज आप देखते हैं कि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ये कहते हैं आपने क्या किया। मेरे भाई, ये काम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया, चाहे वो ओवैसी अस्पताल हो, असरा अस्पताल हो या दारुस्सलाम की उस सरजमीन में जो ऊंची ऊंची तालीमी इमारतें हैं, वो खुद बयान करती हैं कि मजलिस ने क्या काम किया। तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल अक़लियतों के खोले गए। किसकी नुमाइंदगी पर खोले गए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर। आज सारी दुनिया, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग ये कहते हैं कि मुसलमान पीछे इसलिए हैं कि मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही भी है, मगर मजलिस ने क्या किया इसके लिए? मजलिस तो तालीमी इदारे कायम किए, गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस का मजलिस ने कैसे उनको मजबूत करने का काम किया, मैंने आपके सामने जिक्र किया। इससे हटकर हमने हुकूमत से कहा, और आज 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 6ठी जमात से 12वीं जमात तक मुफ्त तालीम वहाँ पर हो रही है। 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे के ऊपर मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत 1,20,000 रुपये खर्चा कर रही है। ये काम मजलिस कर रही है। मैं आप तमाम से भी अपील कर रहा हूँ, अगर आपके बच्चे और बच्चियां हैं जो 6ठी जमात में आ चुके हैं, इनको इन रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन दिलाइए। बेहतरीन मियारी तालीम वहाँ पर है। सुबह के औकात में दीनियात की तालीम भी उन बच्चे और बच्चियों को दी जाती है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मेरे भाई, मुखालिफीन के पास कोई प्रोपेगेंडा, वही झूठ, वही पुराने इल्ज़ामात। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? तो कुछ पैगाम नहीं है। इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को कामयाब किया जाए। मजलिस ने हमेशा आपके सामने आकर कहा, और आज भी असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत को कामयाब मत करिए, बल्कि आप असदुद्दीन ओवैसी जिस जमात का सिपाही है, उस जमात को कामयाब करिए। मजलिस ने हमेशा इज्तिमाइयत को सामने रखा। मजलिस ने कभी इनफरादियत को फ़रोग़ नहीं दिया। जिन्होंने अपनी इनफरादियत को जमात से बड़ा समझा, उनका मुक़द्दर तारीख हो गया। वो जमात को छोड़कर समझे कि मैं खुद अंजुमन बन गया, तो तारीख ने बता दिया कि जिसने जमात से बालिश बराबर हटा, अल्लाह ने उसको ऐसी गुमनामियों के वादियों में डाल दिया कि दुनिया उन लोगों को गद्दार के नाम से जानती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जमात को कामयाब करिए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मद्दे मुकाबिल जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे मलकपेट हो, याकूतपुरा हो, चंद्रायण गुट्टा हो, नामपल्ली हो, चार मीनार हो, बहादुरपुरा हो, राजेंद्र नगर हो, इन तमाम मजलिस के मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं, इनमें एक बात आम है। इनके अखबार के बयानात देख लो आप। इन तमाम लोग ये बोलते हैं कि मैं माने डूबे हुए हैं मैंपन में, कि मैंपन में डूबे हुए हैं। अपनी इनफरादियत को सामने रख कर कह रहे हैं कि इनफरादियत को वोट दो, और मजलिस ये कह रही है कि जमात को वोट दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जमात को कामयाब करिए। दुनिया में असदुद्दीन ओवैसी जिंदा न रहने के लिए नहीं आया, कभी ना कभी जाना है, वापसी है। तो जमात जिंदा रहेगी, जमात मजबूत रहेगी, तो हम बातिल ताकतों से मुकाबला करते रहेंगे, उनसे पंजा आजमाई करते रहेंगे।
और उनको पाश पाश करते रहेंगे। मेरे भाई, मजलिस का पैगाम इज्तिमाइयत है, इनफरादियत नहीं है। मजलिस हमेशा गरीब और मजलूमों के उनके मसाइल के ऊपर फना होने के लिए तैयार हैं। ये लोग अपनी इनफरादियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। आज जितने भी उम्मीदवार हैं, इतने तमाम असम्बली हल्क़ात के, आप बताइए 4.5 साल कहीं पर नजर आए? कभी मलकपेट के गली कूचों में, कभी मलकपेट के असम्बली हल्के के इलाकों में, कभी किसी गरीब के घर पर जाकर उसकी तकालीफ को देखा, हमारी माँ और बहनों के मसले मसाइल को जानने की कोशिश की? 4.5 साल में अगर कोई बराबर अवाम से राबते में था तो मजलिस के राकीन थे, मजलिस के राकीन बल्दिया थे, अहमद बलाला थे। मेरे भाई, आज इलेक्शन आया तो बड़े बड़ी बुलंदबांग दावे करना कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और फिर हर मुकाम पर मजलिस के उम्मीदवार के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी जातियत के ऊपर रखे हमले। अहमद बलाला ऐसा है, अहमद बलाला वो कर दिया। भाई साहब, आप भी तो कांच के घर में रहते हैं। आप जिस इमारत में हैं वो कांच की बनी हुई है, उसकी बुनियादों में कितने मजलूमों का खून है हम जानते हैं। तो इसलिए सिर्फ मजलिस के उम्मीदवार पर रखे हमले करना, कौन दावा कर रहा कि हम फरिश्ते हैं? हम गुनाहगार हैं। आप हो सकते फरिश्ते, हम नहीं है भाई। हम में ऐब है। हम रोज अल्लाह से भीख मांगते हैं कि अल्लाह माफ कर दे। हम तो ये करें, हम काम करना चाहते हैं। यकीनन हम में कमजोरियां हैं और अल्लाह माफ करने वाला है, मगर ये दावा करना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मैं हूं, बस मेरी शख्सियत को कामयाब कर दो, मेरे भाई आप जिंदा तिलिस्मात हो सकते, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। और वैसे भी जिंदा तिलिस्मात एक ही होता, उस दुनिया में किसी के पास उसका फार्मूला नहीं। आपके पास आ गया तो बनाओ, दिखाओ। हम 60 साल से मेहनत करते करते यहाँ पर आए और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम लगाना। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कांग्रेस तेलुगु देशम मिल लिए, ये अजीब व गरीब निकाह इन लोगों में हुआ है। नहीं मालूम उसको अब कौन सी निकाह भी बोल सकते या क्या बोलना नहीं मालूम। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी नहीं बोल सकते इसको। आप मिलके हम पे हमले। मुकाबला मलकपेट में बीजेपी से, याद रखिए आप। ये जो लोग आ रहे हैं ना, इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को कामयाब करना है, क्योंकि 4.5 साल नजर नहीं आए और तेलुगु देशम तो बीजेपी से मिली हुई थी। गुजरात जल रहा था, नायडू मोदी की ताईद और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे। 2014 में टीडीपी ने मोदी की ताईद करके वजीर आजम बनाया। तो आज भी इनका मकसद मजलिस की कामयाबी को रोकना और बीजेपी को कामयाब करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके अज़ाइम में इखलास नहीं है, इनकी नीयतों में इखलास नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं, हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना इनका जिंदगी का मकसद रहा है। ये ताकतें जो आज मजलिस से मुकाबला कर रही हैं, पिछले 60 साल से लोग, इनकी कोशिश यही रही कि मजलिस के पैगाम को कैसे कमजोर किया जाए। मेरे भाई, दुनिया में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर जाने का मौका मिलता, सब लोग इज्जत की निगाहों से बल्कि हसरत से देखते हैं कि सरजमीन दखन पर ये जो इत्तेहाद है, ये जो गुलदस्ता है कि इसमें हर मसलक, हर फिरक़े का लोग बैठा हुआ है और बैठकर इख्तलाफात के बावजूद भी बैठकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम होता है। यही तो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रहा है। आज ये आकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी जमात, आपकी सियासी ताकत, आपका इत्तेहाद, आपके नुमाइंदे आपके वोट से कामयाब होकर ऐवान असम्बली में जाए। इनकी नीयतें क्या हैं? निर्मल में जलसा हो रहा है, निर्मल में जलसा हो रहा है और कांग्रेस का एक उम्मीदवार मजलिस के एक जिम्मेदार को फोन करके कहता है
कि असदुद्दीन ओवैसी के जलसे को रोक दो, पार्टी फंड 25 लाख देंगे। जब मैंने जलसे में वो बात कही तो कांग्रेस के लोग बोले नहीं, प्रूफ है तो लाओ। मैंने कहा प्रूफ है, ये लो। जब टीवी चैनल के ऊपर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई तो उसके बाद से कांग्रेस तेलुगु देशम को ऐसा दिखा कि सांप सूंघ गया, खामोश बैठ गए। मेरे भाई, इनकी सोच देखो, कितनी गंदी सोच है, एक गटर की सोच है इनकी कि पैसे से खरीद लिया जा सकता है किसी को। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, उसको पैसों से खरीद लो, ये इनकी सोच है। मेरे भाई, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सौदे करती तो ओवैसी अस्पताल में हजारों करोड़ की इमारत नहीं तामीर करती। अगर मजलिस सौदा कर लेती तो आज 30 साल से हर साल 150 बच्चे डॉक्टर बनकर नहीं निकलते। अगर पैसों के नाम पर मजलिस सौदा कर लेती तो आज से 1 महीना पहले ओवैसी हॉस्पिटल में मैंने 10 करोड़ की एमआरआई की मशीन का इफ्तिताह किया। अगर हम सौदा कर लेते तो दारुस्सलाम की वो इमारत आबाद नहीं रहती जिसमें हमारे असलाफ की निशानियां। आज ये कांग्रेस तेलुगु देशम यही चाहती है कि बस पैसों के नाम पर इनको खरीद लिया जाए। ये गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए लोग हैं और मजलिस को इल्जाम लगाना हम फिरका परस्त हैं। कांग्रेस के एक मशहूर लीडर जिनका नाम सीपी जोशी है, सीपी जोशी का 1 दिन पुराना वीडियो है, देखिए, जिसमें सीपी जोशी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले, कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी वहां पर मंदिर भी तामीर करेगी। ये मैं नहीं, सीपी जोशी कह रहा है। बताओ कांग्रेसियों, ये तुम्हारा कल्चर है कि तुम कह रहे हो कि तुम मंदिर बनाओगे वहां पर? तुम्हारा लीडर कह रहा है। बताओ राहुल गांधी, क्या ये तुम्हारी अज़ाइम है? क्या ये तुम्हारी नीयत है कि तुम्हारे पार्टी का राजस्थान का सबसे बड़ा लीडर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कैबिनेट वजीर था, वो कह रहा है और कांग्रेस हम पे इल्जाम लगा कि मजलिस फिरका परस्त है? मेरे भाई, खुद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इलेक्शन इंतखाबी जलसे में कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के साथ है। अगर वही बात मैं कह देता कि मजलिस मियां भाइयों के साथ है, अगर मैं बोल देता, मैं बोला नहीं, अगर मैं बोल देता मजलिस मियां भाइयों के साथ है, मजलिस बड़े के खाने वालों के साथ है, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे पुलिस स्टेशनों में जाकर कंप्लेन करते चमचे ये पूरे, क्योंकि इनको मालूम कि इनके बाप बोले इनको तकलीफ हो जाती है। अब्बा बोले, अब्बा बोले, अब्बा बोले, मम्मी को जाके दिल्ली बोलते, नागपुर में चड्डी से पैंट पहनने वालों को बोलते, कैसा बोला ये? मगर उन्होंने बोले तो कुछ नहीं, तो मालूम हुआ मनम मनम मकटी। आप बोलेंगे तो सब अच्छा है और हम बोलेंगे तो बुरे हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ है तो फिर आप उनके साथ रहो ना, हमारे को क्यों गाली दे रहे आप? फिर अगर कोई पूछेगा कहां बोले, हिंदू अखबार में संपत साहब ने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में संपत साहब ने राहुल गांधी की तकरीर का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी बोलती राहुल गांधी जनियोधारू हिंदू है, जनियोधारू हिंदू। तो अब जनियोधारू जो हिंदू होता है, आप और हम तो वर्ना सिस्टम में नहीं आते, तो फिर अब वर्ना सिस्टम में हम नहीं आते तो फिर आप कौन सी नुमाइंदगी करेंगे हिंदुस्तान की? ये हिंदुस्तान जनियोधारू हिंदुओं का भी है, जो जनियोधारू नहीं है उनका भी है, जो मुसलमान है उनका भी है, जो एससी है, एसटी है, ईसाई है, उन सबका है। ये हिंदुस्तान उन लोगों का भी है जिनका जो मजहब को नहीं मानते। मगर आपकी पार्टी आपको बोलती है जनियोधारू हिंदू। बताइए मेरे भाई, इनकी सोच ये है और ये आकर वोट का मुतालबा करते हैं। ताले हम खोले, मंदिर वहां बनाएंगे,
और फिरका परस्त असदुद्दीन ओवैसी हो गया, फिरका परस्त मजलिस हो गई और आप दूध के धुले हो गए। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे डीएनए में ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का खून है, तो फिर एससी एसटी लोग क्या करेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी क्या करेगा, क्रिश्चियन क्या करेंगे। और फिर आकर मेरे भाई ये लोग समझते ये हैं कि कहीं पर बोल दिए तो इनको नहीं मालूम होता मैं तुम्हारा ताक़ुब कर रहा हूं, तुम्हारी एक एक चीज को पढ़ता हूं, तुम्हारी एक एक चीज को देखता हूं। अगर कोई ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान में इतनी नफरत क्यों है, नफरत नहीं है मेरे भाई, इनके हरकतों को देख देख कर पढ़ पढ़ कर मैं पूरी बात पर पहुंच चुका हूं कि मजलिस के कायदीन ने जो हमको कहा था कि जब तक तुम्हारी कोई सियासी आवाज नहीं होगी, जब तक तुम्हारा कोई मरकज़ सियासी नहीं होगा, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अहमद बलाला मलकपेट की कामयाबी यहाँ से इंशाअल्लाह हो गई तो यकीनन ये मलकपेट की आवाम की कामयाबी होगी। मगर इससे बढ़कर जरूरी है कि मजलूम कौम की एक आवाज ऐवान असेंबली में रहे, हमारी ताकत रहे, हमारी पहचान रहे। ये कांग्रेस तेलुगु देशम के लोग क्या है, शो बॉयज हैं, शो बॉयज हैं। कौन सी लीडरशिप, बेनामी की लीडरशिप, बेनामी की लीडरशिप है इनकी, मुंह नहीं खोल सकते लोग। लोकसभा में पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल आया, कांग्रेस के एक मुस्लिम एमपी हैं मौलाना असरारुल्लाह कासमी, दारुल देवबंद के आलिम दीन, दारुल देवबंद दुनिया के बेहतरीन मदरसों में उसका शुमार, वहां से फारिग तहसील। मौलाना से जब पूछा गया मौलाना आप नहीं बोले, तो बोले मेरी पार्टी बोलने नहीं दी मेरे को। ट्रिपल तलाक के ऊपर पार्लियामेंट ने बिल आया, जो एमपी भी है, दारुल देवबंद के आलिम दीन है। फिर लोगों ने पूछा कि आप वोट क्यों नहीं डाले खिलाफ, तो मौलाना ने सियासी जवाब दे दिया, मैं ट्रैफिक में फंस गया था ऑटो में। हम नहीं फंसते, हम मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गए यहाँ तक। कोई मौलाना के चाहने वाले मेरे को मिलके बोले क्या बोल रहे आप मौलाना के बारे में। मैंने कहा नहीं, मौलाना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक सियासी लीडर की, उनकी बुज़दिली की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे वजूद को मिटाने का कानून लाया गया, हमारी शनाख्त को मिटाने का कानून लाया गया। और कांग्रेस क्या की मालूम आपको, ये कांग्रेस, ये तेलुगु देशम बीजेपी का साथ दी। मैं पुकार रहा था, समझा रहा था, मगर ये लोग हंस रहे थे। मगर मेरे भाई ये इनका असली चेहरा है। ये चाहते ये है कि हमारी कोई सियासी आवाज ना रहे, ये नहीं चाहते कि आपके वोटों से, गरीब मजलूम अवाम के वोटों से आपके नुमाइंदे कामयाब हो जाए। ये चमचों को कामयाब करना चाहते हैं, ये बेनाम लोगों को, शो बॉयज को कामयाब करना चाहते हैं। इनको पसंद नहीं आता कोई मर्द इनके सामने खड़ा होकर हक और दलाइल को सामने रखकर इनकी आंख में आंख डालकर बात करे। पार्लियामेंट में एक मर्तबा मैं बैठा हुआ था, टाइम है ना, 3 मिनट है, बहुत है। मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था तो एक कांग्रेस के बहुत लीडर आए, मैं तकरीर की तैयारी कर रहा था, मेरे को मिलते 5-6 मिनट, एकदम आवाज आई हेलो। मैं बोला कौन, तो साहब खड़े हुए थे, हाथ बढ़ाए, मैं भी हाथ बढ़ाया। उन्होंने अंग्रेजी में बोले वी शुड मीट, कि हमको मिलना चाहिए। मैं आपका टाइम बड़ा कीमती है, क्योंकि मेरा टाइम जा रहा था। मैं बोला आपका टाइम कीमती है, जब टाइम रहा बोलो मिलेंगे। ओके ओके, चले गए। उसके बाद 2 एमपी कांग्रेस के आके बोले अरे क्या ओवैसी साहब, ऐसा बैठ के आप हाथ बढ़ा के मिले, ये तो जरा उठ के मिलना था ना। मैं बोला ऐसा, हिंदुस्तान के महाराजा है तुम्हारे लीडर, उठ के मिलना था। मिला तुम्हारे बाप होंगे, उठ के नहीं मिलते, उनके बाप से नहीं मिलेंगे ना, किससे मिलेंगे। उन्होंने आके हेलो बोले तो हम हेलो बोले, नेक्स्ट टाइम हेलो बोले तो हम बोलेंगे गेट आउट, चल भाग। अरे क्या बात है, गुरूर,
हम इनके बड़े बैगन खानदान करे, कह के खानदान पानदान जी, जमहूरियत है, कोई जंगदाराओं की हुकूमत नहीं है। यही मिजाज मजलिस देना चाहती है कि हम ये कह रहे हैं कि हम सियासत करेंगे, तुमसे मुकाबला करेंगे, तुम्हारे मोहताज हम नहीं हैं, हम अल्लाह के मोहताज थे और रहेंगे। जमहूरियत में हमको इख्तियार है अपने मसाइल को हल करने का, लड़ने का। यही फर्क है मजलिस के एमएलएज में और दूसरे पार्टीज में, मुंह ही नहीं खोलते। हिंदुस्तान की लोकसभा में कितने लोग हैं मैं जानता हूं, सबसे मिला जाके, मेरा बोलो भाई, आप अपनी पार्टी को बोलो, तो बोले ओवैसी तेरी तहरीर सुनने बैठे थे। अरे बोलो ना, नहीं नहीं अब हम नहीं बोल सकते, हाँ नहीं बोल सकते भाई, ऐसा ऐसा मुंडी हिला रहे कैसा कि रूह निकल जाने वाली मलेकुल मौत सामने करे। ये इनका नहीं है, मैं मजाक नहीं, ये सच बता रहा हूं आपको। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत में हमको अपनी आवाज की जरूरत है। ये 8 एमएलए हमारे जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये 8 119 पर भारी रहे इंशाअल्लाह ताला। इनके बेबाक हैं, इनके मोहताज नहीं है परवरदिगार के मोहताज। हमारी जबानों पर इनकी पार्टी का खुफल या ताला या स्टैंप नहीं है, हमारी जबानें आजाद हैं, हमारी सोच बेबाक है, और यही काम मजलिस करती आई। इसीलिए मेरे भाई 7 दिसंबर को निकल के अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। ये साइकिल नहीं चलने वाली है, बीजेपी से मोदी को हराना है, मलकपेट में मजलिस को जिताना है, मोदी को हराना है। पतंग पे बटन दबाइए, मोदी को हराइए। शुक्रिया, खुदा।